इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस मुजफ्फरगढ़ शाहिद इकबाल को ओहदे से हटा दिया गया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि करप्शन करने वालों के महकमे में कोई जगह नहीं। करप्शन की शिकायत पर बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का करप्शन और एजेंट माफिया की पुष्टपनाही पर सख्त एक्शन। इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस मुजफ्फरगढ़ शाहिद इकबाल को ओहदे से हटा दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगे आमिर जोगर। जी आमिर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात है? कहा जा रहा है कि इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस मुजफ्फरगढ़ शाहिद इकबाल को ओहदे से हटा दिया गया है। इस बारे में तफसीलात से आगाह करिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो करप्शन के खिलाफ एक्शन में हमेशा दिखाई देते हैं, उन्होंने हमेशा जो कहा वो करके दिखाया। इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस मुजफ्फरगढ़ शाहिद इकबाल गोरचानी को जो है वो ओहदे से हटा दिया गया। बड़े अरसे से मुजफ्फरगढ़ में पासपोर्ट ऑफिस में करप्शन की शिकायत जो है वो सामने आ रही थी। इस हवाले से अगर मैं आपको थोड़ी सी तफसील बताऊं तो मुजफ्फरगढ़ में चंद रोज कबल कुछ शहरियों की जानिब से उम्रे के लिए पासपोर्ट बनवाने के लिए जब पासपोर्ट ऑफिस का रुख किया गया तो वहां पर मौजूद एजेंट माफिया की जानिब से जो है वो 3 से 5 हजार रुपये रिश्वत तलब की गई, जिसके बाद शहरियों की जानिब से डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दी गई। मुजफ्फरगढ़ के डीसी ने जो है वो बाकायदा इसकी इंक्वायरी का हुक्म दिया। डिप्टी कमिश्नर की दरख्वास्त के अलावा शहरियों की जानिब से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब और मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब के सहाफ़ियों को भी इस हवाले से आगाह किया गया। मीडिया पर जब ये खबर नशर हुई तो इस हवाले से मुजफ्फरगढ़ के शहरियों ने, मुजफ्फरगढ़ के सहाफ़ियों ने और मुजफ्फरगढ़ के जितने भी मुअज़्ज़िज़ीन हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, सभी ने बराह रास्त जो है वो वजीर दाखिला, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से ये दरख्वास्त की थी कि मुजफ्फरगढ़ में सख्त किस्म का एक्शन किया जाए, क्योंकि उन्हें उम्मीदें ही वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से थी। तो जैसे कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि करप्शन फ्री जोन जो है वो बनाया जाएगा, इस हवाले से बड़े पैमाने पर उन्होंने दीगर शहरों में भी कार्रवाइयाँ की हैं। इसी सिलसिले में ये बड़ी कार्रवाई मुजफ्फरगढ़ में की गई है। शाहिद इकबाल गोरचानी को न सिर्फ ओहदे से हटा दिया गया बल्कि महकमाना इंक्वायरी का भी हुक्म दिया गया है। इस हवाले से जो मुजफ्फरगढ़ के शहरी हैं, जो पासपोर्ट बनवाने वाले साइलिन हैं, खासकर जो मुजफ्फरगढ़ का सहाफ़ी तबका है जिन्हें खुद जो है वो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, कवरेज के बड़े मसाइल थे वहाँ पर, क्योंकि एक माफिया जो है वो पंजे गाड़ चुका था पासपोर्ट ऑफिस में। सैकड़ों की तादाद में पासपोर्ट ऑफिस के बाहर टाउट जो मौजूद थे, जो भी शहरी पासपोर्ट बनवाने के लिए जाता था उसको जो वो घेर लिया जाता था। अगर पासपोर्ट की फीस 3,000 रुपये है तो शहरियों से जो है वो 4,000 से 5,000 रुपये तक वसूल किए जाते थे। इसी तरह अगर अर्जेंट पासपोर्ट की फीस 6,000 रुपये है तो शहरियों से 8,000 रुपये तक जो है वसूल किए जाते थे। बड़े पैमाने पर कार्रवाई की ज़रूरत थी इस हवाले से मुजफ्फरगढ़ में, और वफाकी वजीर दाखिला की इस एक्शन को मुजफ्फरगढ़ की सहाफ़ी कम्युनिटी, मुजफ्फरगढ़ की सिविल सोसाइटी, मुजफ्फरगढ़ के शहरियों ने जो बड़ा सराहा है। जी आमिर जोगर हमारे साथ मौजूद थे, आपको अपडेट कर रहे हैं। करप्ट माफिया की अब खैर नहीं, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का एजेंट माफिया की पुष्टपनाही पर सख्त एक्शन। इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस मुजफ्फरगढ़ शाहिद इकबाल को ओहदे से हटा दिया गया है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। करप्शन करने वालों के लिए महकमे में कोई जगह नहीं, मोहसिन नकवी का ऐसा कहना है। नाजायज टैक्स और भारी जुर्माने नामंजूर, गुड्स ट्रांसपोर्टर की जुज़वी हड़ताल तीसरे रोज भी जारी। गुड्स ट्रांसपोर्ट की आमदोरफ्त जुज़वी तौर पर बहाल। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि अलामती हड़ताल मुज़ाकरात तक जारी रहेंगे। मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में 1 हफ्ते बाद पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। आपको अपडेट कर रहे हैं, नाजायज टैक्स और भारी जुर्माने नामंजूर, गुड्स ट्रांसपोर्ट की जुज़वी हड़ताल तीसरे रोज भी जारी। गुड्स ट्रांसपोर्ट की आमदोरफ्त जुज़वी तौर पर बहाल। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि अलामती हड़ताल मुज़ाकरात तक जारी रहेगी। मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में 1 हफ्ते बाद पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। आपको अपडेट कर रहे हैं, नाजायज टैक्स और भारी जुर्माने नामंजूर। इसी हवाले से मजीद हमें तफसीलात से आगाह करेंगे ताहिर जोया। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा, तीसरे रोज भी हड़ताल जारी है, मुतालबात पूरे नहीं हुए, क्या कहेंगे इस हवाले से? अगर हम देखते हैं पर ट्रांसपोर्ट चल रही है, लेकिन जो होते उनके मुसाफिर भी वो उम्मीद है कि हड़ताल के जो है वो सामने आएंगे और मुसाफिर है वो हुकूमत से किए जा रहे हैं। और अगर हमारे
जी ताहिर, बहुत शुक्रिया। सीओ हेल्थ डॉक्टर फैसल केसरानी के साथ हनी ट्रैप केस में हम इंकशाफात। डॉक्टर फैसल केसरानी ने 22 जुलाई को 5500 रुपए की रकम अपने अकाउंट से मुल्जिमान को भेजी। पुलिस को बताया कि तफसीलात में डॉक्टर फैसल केसरानी ने 5500 रुपए का जिक्र नहीं किया। मुल्तान में आपको अपडेट कर रहे हैं कि 5500 रकम अकाउंट से भेजने की तफसीलात रोही को मौसूल। डॉक्टर फैसल केसरानी ने नाजेबा तस्वीर वायरल ना करने की सूरत में खातून को 5 लाख रुपए दिए हैं। मजीद हमें अपडेट करेंगे अहमद खान। जी अहमद, बताइएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, मुल्तान में जो है वो सीओ हेल्थ डॉक्टर फैसल केसरानी के साथ जो है वो हनी ट्रैप केस में अहम इंकशाफात जो है वो सामने आ गए हैं। डॉक्टर फैसल केसरानी ने जो है वो 22 जुलाई को 5500 रुपए की रकम अपने अकाउंट से मुल्जिमान को भेजी थी, जबकि जो 5500 भेजने की रकम थी वो पुलिस को जो है वो बताई भी नहीं गई। तफसीलात में जो है वो डॉक्टर फैसल केसरानी ने जो है वो 5500 रुपए का जिक्र तक जो है वो नहीं किया गया है। FIR में जो है वो 5 लाख और 20 लाख का जो है वो जिक्र किया गया है। इसके साथ साथ 5500 रकम अकाउंट से भेजने की तफसीलात जो है वो रोही को मसूल भी हो चुकी है। तफसीलात में जो है वो वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि डॉक्टर फैसल केसरानी ने जो है वो 5500 रुपए अपने अकाउंट से जो है वो जो खतून है उनके अकाउंट में जो है वो भेजे गए हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर फैसल केसरानी ने नाजेबा तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड ना करने की सूरत में अंबर नामी खतून को जो है वो 23 जुलाई को 5 लाख रुपए भी दिए थे। सारा न्यू मुल्तान के हवाले से बात करें तो पुलिस की जानिब से 2 मुल्जिमान को जो है वो अब तक गिरफ्तार भी कर लिया गया है। गिरफ्तार मुल्जिमान से जो है वो मजीद तफ्तीश का अमल भी जारी है। इसी हवाले से पुलिस हुकाम का मजीद कहना था कि वाक़े के हवाले से जो है वो जल्द तमाम तर हक़ाइक़ जो है वो सामने लाए जाएंगे। जी अहमद, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान FBI मुल्तान का टैक्स अदा न करने वालों के खिलाफ घेरा तंग, नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने का सिलसिला जारी। रीजनल टैक्स ऑफिस से अब तक 26,591 सिम्स ब्लॉक की गई हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे सैयद जुहेब बुखारी से। जी जुहेब। आज बिल्कुल फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जो नॉन फाइलर्स हैं उनके खिलाफ जो घेरा है वो मजीद सख्त कर दिया है और उनकी सिम्स को जो ब्लॉक करने का जो सिलसिला है वो भी मुख्तलिफ मरलों में जो है वो इस वक्त जारी है। तो अगर हम बात करें अब तक कितनी सिम्स जो है वो ब्लॉक की जा चुकी हैं तो रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान की जानिब से जो है वो टोटल 27,545 नॉन फाइलर्स का जो डाटा है वो PTA को, मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ को जो है वो मुहैया किया गया था। तो इसी सिलसिले में मुख्तलिफ मरलावार जो है वो नॉन फाइलर्स की सिम्स को जो है वो बंद किया जा रहा है। अगर हम अब की बात करें तो अब तक रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान की जानिब से जो है वो 26,551 सिम्स को जो है वो ब्लॉक किया जा चुका है। इस हवाले से FBR हुकाम की जानिब से भी जो है वो यही कहना है कि आइंदा दिनों में भी जो है वो मजीद इस तरह सिम्स को जो है वो ब्लॉक किया जाएगा। जो लोग फाइलर्स हो रहे हैं उनको जो है वो उनकी दोबारा दरख्वास्त पर उनके सिम्स को जो है वो बहाल किया जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी तक FBR को उस तरह का जो टैक्स रेवेन्यू है वो जनरेट जो है वो नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से FBR को मजीद सख्त जो इकदाम हैं वो करने पर जो है वो मजबूर हो चुकी है। और FBR ज़राए के मुताबिक अब जो नॉन फाइलर्स हैं टैक्स अदा नहीं कर रहे, उनके बिजली के, गैस के और पानी के जो मीटर्स हैं उनके कनेक्शन जो हैं वो अब मुनक़ता जो है वो किए जाएंगे। तो इस सिलसिले में FBR ने जो है वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो है वो ताजरों से भी जो है वो ख़ास उनके इजलास भी हुए। और ताजिर दोस्त स्कीम के हवाले से भी अगर हम बात करें तो ताजिर दोस्त स्कीम भी कोई ख़ास खातिर खा जो फ़ायदा जो है वो FBR को हासिल नहीं हुआ और जो ताजिर बरादरी है उसने वॉलंटरीली अपने आप को जो है वो टैक्स रिडार में जो है वो अपने आप को शामिल नहीं किया। तो इस सिलसिले में FBR भी जो है वो काफ़ी मुतहरिक है कि किसी तरह जो टैक्स रेवेन्यू है उसको जो है वो बढ़ाया जाए और मुख्तलिफ हरबे भी जो है वो इस हवाले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पहले मरले में क्योंकि सिम्स ब्लॉक की जा रही थी और 27,000 में से 26,000 से ज़्यादा सिम्स को जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। और साथ साथ अगर हम बात करें तो अब FBR ज़रा ऐसा भी बताते हैं कि जो बिजली और गैस के कनेक्शन हैं उनको भी जो है वो अब मुनक़ता जो है वो किया जाएगा ताकि लोगों से जो लोग नॉन फाइलर्स हैं टैक्स अदा से टैक्स को जो है वो वसूल किया जा सके। बहावलपुर के यूटिलिटी स्टोर्स पर उल्टी गंगा बहने लगी। अशिया खुरोनोश मार्केट से महंगे दामों फरोख्त होने लगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 1500 रुपए में फरोख्त। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहिकीन के लिए 650 रुपए रेट मुकर्रर। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे ताहिर जोया से। जी ताहिर। बिल्कुल जी, यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ देने के लिए बनाए गए थे और रिलीफ का मतलब ये था कि सस्ते दामों अशिया जो है वो यहाँ पर दस्तयाब होंगी, सब्सिडी दी जाएगी और मार्केट से यहाँ पर अशिया जो है वो सस्ते दामों शहरियों को मिलेंगी। लेकिन सूरत हाल यूटिलिटी स्टोर्स पर इससे बरक्स दिखाई देती है, क्योंकि अगर हम बात करें आटे की कीमतों की तो मार्केट से डबल कीमतों पर यहाँ आटा जो है वो दिया जा रहा है। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं, क्या कहते हैं। कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। हम तो जब भी आते हैं पहले तो हमें काफी देर लाइन में ठहरना पड़ता है, उसके अलावा फिर भी आटा नहीं मिलता। चले जाते हैं, कभी कहते हैं जी अभी आटा आया नहीं, बाकायदा अंदर आटा पड़ा होता है।
बाहर 800 का यहाँ 1500 का है, तो जाहिर सी बात है हमारे लिए तो कोई तामुल नहीं। हुकूमत ने क्या सोच के 1500 रेट मुकर्रर किया? मार्केट में आटा सस्ता है और हुकूमत दावा भी करती है कि सस्ते दामों रोटी भी मिले, लेकिन यूटिलिटी स्टोर भी हुकूमत का इदारा है और यहाँ पे क्यों महंगा है? अब क्या कह सकते हैं, हुकूमत हमारी को सोचना चाहिए गरीबों के लिए। अब हम जब भी देखो काम पे जाते हैं, ना कोई कारोबार है ना कुछ, खाने के लिए भी परेशानी है। जाहिर सी बात है हर घर तो ये आटा जो है ये मार्केट रेट के मुताबिक सस्ता होना चाहिए। होना तो चाहिए, पर ये तो मार्केट यहाँ से भी महंगा है, ज्यादा मार्केट से भी महंगा है यहाँ। बिल्कुल जी, जैसे शहरी ने बताया कि मार्केट से भी महंगा है और डबल रेट है। 800 रुपए मार्केट में मिल रहा है और यहाँ पर 1500 रुपए थैला जो है 10 किलो का वो यहाँ पर दस्तयाब है। और साथ साथ बात करें अशिया खुर्दनोश की, तो मार्केट रेट से बेशतर अशिया महंगी यहाँ पर दी जा रही है, जिसमें आटा भी शामिल है और 2 किस्म की दालें भी शामिल है और साथ साथ चीनी जो है वो पिछले 3 माह से अभी तक नहीं पहुंचा। मियांवाली रेलवे स्टेशन पर सहूलियात का शदीद फुकदान, रेलगाड़ियों की बंदिश, शहरी सफरी सहूलियात से महरूम। रेलवे स्टेशन पर वॉशरूम और ना ही पीने का साफ पानी मुयसर है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए रेलवे स्टेशन मियांवाली के हवाले से तो 1861 में रेलवे स्टेशन मियांवाली बनाया गया। इस वक्त 164 साल गुजर जाने के बाद भी रेलवे स्टेशन मियांवाली जो है अपनी हालत इज़्ज़ार पर नोहा कुना है। एक वक्त था कि यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों लोगों को रेलवे और रेलगाड़ियाँ जो है मिलाया करती थीं, लेकिन इन दिनों मियांवाली से सिर्फ 2 ही ट्रेनें जो हैं, एक रावलपिंडी और मुल्तान के लिए निकल रही है और एक लाहौर के लिए। अगर रेलवे स्टेशन की रौनकी की बात की जाए तो यहाँ पे रौनकी ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि एक सुबह के वक्त 2 बजे के करीब गाड़ी जाती है और एक रात 9 बजे के करीब गाड़ी जाती है। उसके अलावा रेलवे स्टेशन मियांवाली पर वीरानियाँ छाई होती हैं। अगर हम सहूलियात के हवाले से बात करें तो यहाँ पे कोई वाशरूम मौजूद नहीं है। ख़वातीन, बच्चे अगर उनको वाशरूम की हाजत महसूस होती है तो उनको कहीं दूर जाके इस हाजत को पूरा करना होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे छाँव के हवाले से तो शैडो बना हुआ है, यहाँ पे 7 पंखे लगे हुए हैं, लेकिन उन पंखों के दरमियान फासला भी इतना ज़्यादा है कि लोगों को बेहतर अंदाज से हवा भी मुयस्सर नहीं होती। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आप मियांवाली अंजुमन ताजरान के सदर हैं फलक शेर अवामी साहब। आपसे हम इस सवाल से बात करेंगे। सर, 164 साल गुजर गया इस रेलवे स्टेशन को बने हुए, आज भी वही हालत इज़्ज़ार है, क्या कहेंगे इस हवाले से? मियां रेलवे स्टेशन की तो जनाब ये पोजीशन है, यहाँ से दिन में रात में 5-6 गाड़ियाँ चलती थी। ये स्टेशन आबाद था। अब यहाँ तो ये लोगों के वाक की जगह रह गई, यहाँ लोग अब वाक करते हैं। गाड़ियों की ये पोजीशन है। एक गाड़ी है जो रात को हमारी इंडस कहलाती है और दिन में एक गाड़ी है। यहाँ वो कराची की गाड़ी चलती वो बंद हो गई। जहाँ सुबह कुंदियाँ से रेल कार चलती थी जो मियांवाली के लोगों के लिए, कुंदियाँ के लिए, इस लाइन पर बहुत ही बड़ी सहूलत थी रावलपिंडी की। रावलपिंडी जाकर वहाँ सौदा सर्फ लेकर फिर उसी रेल कार से रात को शाम को यहाँ लोग वापस आ जाते थे। कोई पुरसान हाल नहीं है। यहाँ इस वक्त मतलब ये रेलवे स्टेशन वीरान हो चुका है। एक गाड़ी यहाँ लोग मतलब अब सवारियाँ बैठी हैं बस एक। जी अख्तर मिजाज, बहुत शुक्रिया। मुल्तान में एंटी करप्शन हुकाम साइलिन की दाद रसी के लिए मुतहरिक। रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन बशारत नबी की खुली कचहरी साइलिन के मसाइल सुनी और हल के अहकाम दिए। उनका कहना था कि साइलिन को इंसाफ फराहम करना अवलीन तरजीह है। करप्शन करने वाले अफसरान के खिलाफ घेरा तंग है। आपको अपडेट कर रहे हैं। एंटी करप्शन हुकाम साइलिन की दाद रसी के लिए मुतहरिक हो गए। रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन बशारत नबी की खुली कचहरी मुल्तान में साइलिन के मसाइल सुनी और हल के अहकाम भी दिए। अब रुख करेंगे खानेवाल का। खानेवाल में गांव गांव सफाई मुहिम बारे इक़दाम। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी की यूनियन काउंसिल्स के सेक्रेटरी से मुलाकात। डीसी मोहम्मद अली बुखारी का कहना है कि देहातों में सफाई मुहिम का आगाज सोमवार से कर रहे हैं। यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी सफाई सुथराई करवाएं। इसी बारे में मजीद जानेंगे नदीम मुगल से। जी नदीम, आगाह करिएगा। हुकूमत पंजाब की हदायत पर अब शहरों के साथ साथ देहात गाँव को भी साफ़ सुथरा किया जाएगा। इस पर डिप्टी कमिश्नर खानेवाल ने तमाम ज़िला भर के यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग किया। तो मज़ीद हम बात करेंगे। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल मोहम्मद अली बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि जी आप लोग जानते हैं, सुथरा पंजाब वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ और हुकूमत पंजाब का एक विज़न का एक बुनियादी जुज़्व है, जिसके तहत शहरों के साथ साथ देहातों को भी साफ़ रखने का पूरा अज़्म है। इस सिलसिले में हमारी यूनियन काउंसिल की सतह तक ऑलरेडी एक प्रोग्राम काम कर रहा है
ضرورت اس امر کی تھی کہ اس پروگرام کو دوبارہ سے ری وائٹلائز اور ری ویگوریٹ کیا جائے. اس سلسلے میں آج ہم نے یہ یونین کونسل کے تمام سیکرٹریز کو اور میں نے اپنے اے سی صاحبان کو اس میٹنگ خصوصی کے لیے طلب کیا تھا، جس میں انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ خصوصی پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ اب یہ جو دیہات کی سطح پر صفائی ہے اس میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں رکھا جائے گا اور کسی قسم کی لیگزٹی کو برداشت نہیں کیا جائے گا. بالکل ڈپٹی کمشنر کا یہ کہنا ہے کہ صفائی ستھرائی ضرور کریں گے لیکن شہری بھی اس حوالے سے ضلع انتظامیہ کا ساتھ دیں. جی محمد ندیم مغل بہت شکریہ. درخت لگاؤ ملتان بچاؤ مہم جاری. وال سٹی اور سول سوسائٹی 1 لاکھ درخت لگانے کے لیے پرعزم. کمشنر مریم خان نے فیتا کاٹ کر مہم کا آغاز کر دیا. کمشنر ملتان مریم خان کی روحی سے گفتگو. کہتی ہے شہر میں سول سوسائٹی کے ہمراہ درخت لگا رہے ہیں. درخت لگانے سے درجہ حرارت میں کمی آئے گی. ان کا مزید کیا کہنا ہے احمد خان سے جانیں گے. جی بالکل، درخت لگاؤ اور ملتان بچاؤ کے حوالے سے مہم جو ہے وہ شہر بھر میں جاری ہے. ملتان میں وال سٹی اور سول سوسائٹی کی جانب سے جو ہے وہ 1 لاکھ درخت لگانے کا جو ہے وہ شہر بھر میں مشن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. ملتان شہر میں 1 لاکھ جو ہے وہ درخت لگائے جائیں گے. کمشنر ملتان مریم خان نے جو ہے وہ اس مشن کا جو ہے وہ اس افتتاح کیا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے بھی کمشنر ملتان موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. میڈم کیا کہنا چاہیں گی؟ پودا بھی لگایا آپ نے، کس طرح سے دیکھنا ہے اور کیا مقصد ہے پودا لگانے کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو ہماری چیف منسٹر کی ویژن ہے ستھرا پنجاب، جس کے بہت سارے کمپوننٹ ہیں، جس میں گرینری بھی شامل ہے اور ماحولیاتی اس کو جو ہماری تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس میں مثبت ایک کردار ادا کرنا. ٹریز اس کا اہم حصہ ہے اور ہم نے ابھی آج یہاں سے سٹارٹ کیا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اب کیونکہ ویدر امپروو ہو رہا ہے تو اس کو پورے شہر میں لے کے جائیں گے. 1 لاکھ پودے اس کے تحت ہم لگائیں گے، جو کیمپین والڈ سٹی کے ساتھ شروع کیے. اس کے علاوہ ہمارا پلان ہے کہ اکراس دا سٹی میکسیمم ہم انشاءاللہ تعالیٰ پلانٹیشن کریں گے اور اس میں سکولز کالجز کو انوالو کریں گے. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ یونیورسٹیز اور کالجز میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر پودے جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں، کہ مین سٹیز کے اندر جو ہے وہ ہم نہیں دیکھتے کہ زیادہ تر پودے وہاں نہیں لگائے جاتے، کیونکہ جو سول سوسائٹی تنظیمیں ہیں وہ بھی یونیورسٹیوں کو پریفر کرتی ہیں. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں؟ نہیں، یہ ہم اکراس دا سٹی لگائیں گے. ہمارا شہر جو ہے وہ ویسے بھی یہاں پہ ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے گرمیوں میں، اور اس میں اب یہ فورسی کیا جا رہا ہے کہ رائزنگ ٹیمپریچرز ہوں گے. اس کے لیے جتنے پودے لگائیں کم ہیں اور وہ اکراس دا سٹی لگیں گے. ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں تو لگیں گے ہی، لیکن اکراس دا سٹی آپ دیکھیں ہمیں ناردرن بائی پاس پہ بھی لگائے تھے، ان کا پھر ہم دھیان بھی رکھتے ہیں. اب کوشش ہے کہ جب ویدر جو امپروو ہوتا ہے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو لے کے چلیں گے. جی بالکل، ملتان میں جو ہے وہ تقریباً 1 لاکھ سے زائد جو ہے وہ پودے لگائے جائیں گے، جس سے ملتان کو جو ہے وہ صاف ستھرا بھی رکھا جائے گا اور اس سے آکسیجن جو ہے وہ بھی شہریوں کو جو ہے وہ دی جائے گی. ملتان کو صاف ستھرا رکھنے کا جو ہے مشن انتظامیہ کی جو ہے وہ اولین ترجیح ہے. جی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے. احمد خان بہت شکریہ. ہیپاٹائٹس کا عالمی دن. نشتر اسپتال ملتان میں آگاہی واک. ڈاکٹرز نرسز کی بڑی تعداد شریک. شرکا نے آگاہی بینرز اٹھا رکھے تھے. آگاہی بینرز پر ہیپاٹائٹس سے بچاؤ کے حوالے سے احتیاطی تدابیر درج ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. ہیپاٹائٹس کا عالمی دن. نشتر اسپتال ملتان میں آگاہی واک. ڈاکٹرز نرسز کی بڑی تعداد شریک. شرکا نے ہیپاٹائٹس سے متعلق آگاہی بینرز اٹھا رکھے تھے. آگاہی بینرز پر ہیپاٹائٹس سے بچاؤ باری احتیاطی تدابیر تحریر تھی. ملتان کے مینگو فیسٹیول میں آم کی انوکھی قسم کے چرچے. اجوا آم دیکھنے میں نہایت چھوٹا مگر ذائقے میں بے مثال. اجوا آم کی شکل اور سائز اجوا کھجور جیسی. اس حوالے سے مزید بتا رہی ہیں سہیرا طارق. جی سہیرا آگاہ کریے گا. لوگ اس فیسٹیول کو انجوائے کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں یہاں، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ آم کی بہت زیادہ ڈیفرنٹ قسمیں یہاں پر ہیں. اسی طرح سے ایک قسم ہے، تھوڑی سی سائڈ دیجیے گا جی، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اجوا آم یہاں پر لکھا ہوا ہے اور آپ اس آم کو دیکھیں کتنا زیادہ چھوٹا آم ہے یہ. اس کا سائز صرف اتنا ہے اور سب سے یونیک قسم ہے یہ آم کی. آپ اگر اس کو کیمرے میں دیکھ سکیں تو یہ بڑا ہی خوبصورت بھی ہے اور بڑا ہی ڈیفرنٹ ہے. یہاں پر 150 آموں میں سب سے زیادہ منفرد یہی آم نظر آیا ہے کیونکہ اس کی جو سائز ہے وہ بہت زیادہ چھوٹا ہے. ذرا ان کے جو گروور ہیں ان سے بات کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیے گا کہ اجوا قسم کے بارے میں بتائیں. یہ اتنا چھوٹا سا آم ہے، اس کی کیا خصوصیت ہے اور کیا یہ چھوٹا سا ہی بس یہی کھائیں گے ہم؟ یہ بظاہر آپ کو ایک چھوٹا سا آم نظر آ رہا ہے لیکن یہ ایک پورا آم ہے. اس کا وزن ہے 4 گرام. اس میں آپ کو گٹھلی بھی ملے گی، اس میں آپ کو رس بھی ملے گا اور اس میں آپ کو فلیور بھی ملے گا. یہ جو میرے پاس اس کا پودا ہے، پودا اس کا 6 سال کا ہے اور یہ 1 من مطلب سالانہ ایوریج دیتا ہے. مطلب اگر 1 من آپ اس کو کریں تو آپ ایسا 1000-1500 آم اکٹھا کریں گے تو وہ 1 من بنے گا.
तो हमने ऐसी किस्म पहले कभी नहीं देखी। हाँ जी, मैं ये समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में ये पहली वैरायटी है जो 3-4 ग्राम से लेके 60 ग्राम तक है। इसकी कीमत क्या है 1 किलो के हिसाब से? अभी इसकी कीमत कोई फाइनल नहीं की, क्योंकि बस ये एक हमने शौकिया पौधा लगाया हुआ है। ये शौकिया पौधे की वजह से ना ये हमने इधर इसको पहला इसका बीज, इसकी पैदावार, वो क्या सिलसिला है? वो ग्राफ्टिंग से होती है इसकी। हाँ जी, ग्राफ्टिंग ये होती है कि इसकी कलम लेते हैं, कलम अगले पौधे पे शिफ्ट करते हैं, तो ये वैरायटी बनती है। लेकिन इसका जो साइज है वो 3 ग्राम से लेके 60 ग्राम तक। इस साल कितनी पैदावार हुई है? इस साल इसकी पैदावार तकरीबन 30 किलो 30 किलो इसकी पैदावार हुई है। जैसा कि आपने इनकी बात सुनी है कि दिखने में ये आम छोटा सा लग रहा है, और कुछ लोग ये भी समझ रहे हैं कि शायद ये भी छोटा आम है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक पूरा आम है। खातून यहाँ पर आई हुई हैं। कैसा लग रहा है आपको मैंगो फेस्टिवल, और क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी यूनिवर्सिटी ने हर साल की तरह ये इवेंट भी बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज कराया। यहाँ आज के दिन यहाँ आपको डिफरेंट जो है ग्रोअर हैं, मैंगो ग्रोअर, उनके 60 किस्म के यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं। 150 से ज़्यादा किस्म की यहाँ पे जो है ना वैरायटी। इस स्टॉल पे जैसे कि आप देख रही हैं कि भालू आम है, अजीम आम है, और सबसे जो यूनिक चीज़ मुझे नज़र आई वो अजवा आम, जो इससे पहले मैंने नहीं देखा। ठीक है, थैंक यू जी। शहरी इस खूबसूरत और मुनफरिद किस्म के आम को देखने के लिए। जी सुहेरा तारिक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्तान में यौम आज़ादी के जश्न की तैयारियों का आगाज, झंडियों की प्रिंटिंग का काम बड़े पैमाने पर जारी। इस पर मजीद तफसीली आगाह करेंगे शकील सुल्तान। जी शकील। जी, 14 अगस्त यौम आज़ादी पाकिस्तान हर साल जोशो खरोश से मनाया जाता है, और मुल्तान में भी मुल्तानी जो है वो यौम आज़ादी को भरपूर अंदाज से मनाते हैं। और इस जश्न में झंडों का और छोटी झंडियों का बड़ा अहम किरदार होता है। बड़े पैमाने पर शहरी जो हैं इनको इस्तेमाल करते हैं, घरों को, दुकानों को सजाते हैं। मुल्तान में झंडियों की प्रिंटिंग का काम शुरू कर दिया गया है। मुल्तान के इलाके बोहड़ गेट के नज़दीक गन्ना मंडी में बड़े पैमाने पर प्रिंटिंग प्रेस का काम किया जाता है झंडियों का। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी हैवी मशीनरी जो है वो लगाई गई है हर जगह पे। इस मशीनरी में जो है वो झंडियाँ जो हैं वो यहाँ पे उनकी प्रिंटिंग का काम किया जा रहा है। यहाँ से जो कागज़ है उसको मुख्तलिफ स्याही के मराहिल से गुजार कर और मशीनी मराहिल से गुजार कर झंडियाँ जो हैं वो बनाई जाती हैं। हम यहाँ के मालिकान से भी बात करते हैं, कारीगर से भी बात करते हैं। अच्छा, ये क्या क्या प्रोसेस हैं एक झंडी बनने के, और कितना खर्चा आता है इस तमाम मराहिल पर? ये सर झंडी बनाने पे पेपर, इंक और मिट्टी का तेल वगैरह इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए जो खर्चे की कॉस्ट है वो साइज़ के मुताबिक होती है और पेपर की क्वालिटी के मुताबिक होती है। ये यहाँ से झंडी जब मार्केट में जाती है तो किस रेट पे भेजा जाता है? रेट किस तरह बनाते हैं आप, और आपके कितने अखराजात आते हैं? वो सर पर इंच के हिसाब से होती है। जितने बड़े साइज़ की आप झंडी लेंगे उस हिसाब से वो रेट कास्ट निकलती है, और पेपर की क्वालिटी भी इसमें शामिल होती है। पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा पेपर का रेट कम है, और इस वजह से झंडियों के रेट भी कम है पिछले साल की निस्बत। कितना पेपर इस दफ़ा टारगेट किया गया? कितनी झंडी पिछले साल आपने देखा, कितनी झंडी जो मार्केट में गई, और इस साल क्या समझ रही हैं कितनी झंडी आपने मार्केट में भेजनी है? तो इसका अंदाज़ा एक प्रेस से नहीं लगाया जा सकता। मुख्तलिफ किस्म के इन्वेस्टर होते हैं, हर बंदा मुख्तलिफ प्रेसों से काम कराता है, तो एक बंदे का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि वो कितनी झंडी सेल करता है। पहले कंप्यूटर डिज़ाइन और उसके बाद डाई प्लेट है, और उसके बाद प्रिंटिंग इसका काम है, इंक जिसमें लगाई जाती है। उनका कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल कागज़ का रेट भी कम है, और इन्वेस्टर्स पर डिपेंड करता है।